नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर का सेक्शन सी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी पुस्तक से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, क्योंकि इन प्रश्नों के साथ कुछ इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में अब तक का सबसे अच्छा रिस्पांस, प्यार और सपोर्ट मिला आप लोगों का, तो मैं सेट 1 के साथ सेट 2 का सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अर्थशास्त्र की एक केंद्रीय समस्या की व्याख्या कीजिए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है दोस्तों इस प्रकार है। पहला है क्या उत्पादन करना है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है कैसे उत्पादन करना है, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा है आपका किसके लिए उत्पादन करना है, यानी फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कारण बताने बोला गया है, तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि क्या उत्पादन करना है। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में दोस्तों करोड़ों वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, जिसमें हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, विलासिता की वस्तुओं का, पूंजीगत वस्तुओं का, उपभोक्ता वस्तुओं का अथवा किसी अन्य वस्तु का। यह निर्णय लेने के बाद कि क्या उत्पादन करना है, हमें यह भी निर्णय लेना होता है कि कितना उत्पादन करना है। ठीक है, अब इसका हम लोग अंग्रेजी में आंसर देख लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देयर आर 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक ही कारण बताने बोला गया है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं क्या आंसर होगा। इन एन इकोनॉमी crores of goods have to be produced, in which a decision has to be made as which item or commodity to produce, such as luxury items, capital goods, consumer goods, or any other items. After deciding what types of goods to be produced, this also has to be decided how much amount of goods to be produced. ठीक है दोस्तों, इसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा है प्लेलिस्ट में, इसका पूरा आंसर का आप लोग जाकर वहाँ से आंसर को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न में केवल एक केंद्रीय समस्या को बताने बोला गया था, इसलिए इसमें एक ही केंद्रीय समस्या के बारे में हम बात किए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, मांग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड। ठीक है, सामान्य भाषा में हमारे इच्छाओं यानी डिज़ायर, वांट्स को ही क्या कह देते हैं, मांग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, महेश को बाइक चाहिए और उसकी बहन को स्कूटी चाहिए। ठीक है, तब उनके घर वाले क्या कहेंगे कि महेश और उसकी बहन का डिमांड है बाइक और स्कूटी। ठीक है, मतलब लोग किसी की इच्छा को मांग कह दिया करते हैं। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए मांग की परिभाषा को संकुचित करती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में केवल इच्छा को ही मांग नहीं कहा जा सकता, इसके लिए कुछ शर्त यानी टर्म्स है, जो पूरी होने से उस इच्छा को हम मांग कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वह टर्म्स क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला दिया गया क्या, क्रय करने की इच्छा यानी रेडी टू परचेस। सबसे पहले किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्रय करने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर। उसके बाद उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद खर्च करने के लिए तत्पर। ठीक है, देखिए किसी का इच्छा भी है, ठीक है, उसका वांट्स भी है और उसके पास धन भी है, लेकिन अगर वह खर्च करने के लिए तत्पर नहीं है, अगर वह पैसा उस पर खर्च नहीं करना चाहता, तो भी मांग का नियम पूरा नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए कि वह खर्च करने के लिए तत्पर रहे, यानी रेडी टू स्पेंड। ठीक है, और चौथा अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ यानी मेंटली एंड फिजिकली फिट। देखिए दोस्तों, जब ये तीनों चीज़ पूरी हो जाती है, तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि वो जब परचेज करने जाए तो वो मानसिक व शारीरिक रूप से क्या, स्वस्थ हो।
क्योंकि अगर वो मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो भी वह मांग के नियम को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि मांग के जो शर्त हैं वो क्या है, क्रय करने की इच्छा, फिर क्रय करने की क्षमता, खर्च करने के लिए तत्पर और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ। जब ये चारों चीज़ पूरी हो जाती है तो अब हम अपने जो इच्छा है, वांट्स है, डिज़ायर है, उसको हम मांग कह सकते हैं। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, मांग से अभिप्राय मात्रा व कीमत के मध्य उपस्थित पूर्ण संबंध से है। मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता निश्चित समय अंतराल में विभिन्न कीमतों पर मांगता है। ठीक है, इसका अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या लिखेंगे। डिमांड रिफर्स टू दैट फिक्स क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी which is ready to purchase by a consumer at any given price a given period of time। आशा करते हैं दोस्तों आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या अगला प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, पूर्ति क्या है, पूर्ति के नियम को लिखिए। व्हाट इज सप्लाई, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो पूर्ति क्या है दोस्तों, पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है जो दिए गए मूल्य पर एक निश्चित समय में बेचने के लिए प्रस्तुत की गई हो। ठीक है, सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फार्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, पूर्ति के नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ रटने नहीं समझने आए हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि पूर्ति का नियम का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई देखिए, अगर किसी वस्तु का 100 इकाई यानी कितना 100 यूनिट्स, ठीक है, की कीमत कितना है दोस्तों 10 रुपये, तो रेवेन्यू कितना मिलता है 1000 का, रेवेन्यू कितना मिलता है 1000 का। फिर 100 यूनिट को 200 रुपये कीमत में सेल करने पर यानी बेचने पर, वही 100 यूनिट को 200 रुपये कीमत में सेल करने पर कितना का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों 2000 का। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि वस्तु की मात्रा यानी 100 यूनिट सेम कमोडिटी को सेल करने पर इंक्रीज प्राइस यानी ज़्यादा कीमत पर सेल करने पर हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू अतिरिक्त आय मिलता है। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू अतिरिक्त आय मिलता है। ठीक है, तो यानी उत्पादक सोचेगा, प्रोड्यूसर सोचेगा कि इसकी मात्रा यानी क्वांटिटी को 200 यूनिट कर दें। कितना कर दें दोस्तों 200 यूनिट। ठीक है, अभी कीमत बढ़ गया है तो उसकी सप्लाई को भी वो क्या कर देना चाहेगा दोस्तों, बढ़ा देना चाहेगा। तो उसे रेवेन्यू मिलेगा कितना का 4000 का, उसे रेवेन्यू मिलेगा कितना का 4000 का, क्योंकि उसने अपनी यूनिट्स को क्या कर दिया, बढ़ा दी है कीमत के बढ़ने के साथ विथ इंक्रीजिंग इन प्राइस। तो अब उसका रेवेन्यू 1000 रुपये से कितना हो गया दोस्तों 4000 पहुंच गया। तो इस प्रकार प्रॉफिट इंक्रीज हुआ यानी लाभ भी क्या हुआ, बढ़ा। तो इस प्रकार एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर यह सोचता है जब कीमत में वृद्धि हो तो पूर्ति यानी सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे। इससे एक प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेगा। ठीक है, अगर वहीं कीमत में कमी हो, ठीक है, प्राइसेस कम हो, तो क्वांटिटी सप्लाइड को भी क्या करना पड़ेगा, कम किया जाता है। किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उत्पादक प्रोड्यूसर को अब उतना लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पहले देख सकते हैं कि 100 यूनिट में कितना मिलता था 1000 मिलता था, अब वही 100 यूनिट में कितना मिल रहा है दोस्तों, कीमत घटने के साथ कितना मिल रहा है 500। ठीक है, अब हमारी प्रॉफिट चूंकि कम हो गई है, इसलिए उत्पादक प्रोड्यूसर अब क्वांटिटी को भी क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा और अभी उसे स्टॉक में रखेगा। ठीक है, अब इसे क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा और बाकी को क्या करना चाहेगा, वो स्टॉक में रखेगा। ठीक है, जब कीमत में वृद्धि होगी तब वह वापस यानी पूर्ति यानी सप्लाई को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस तरह से जो 100 यूनिट था उसे कम कर दिया गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कीमत में कमी के कारण सप्लाई को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। सप्लाई को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इस प्रकार पूर्ति का नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि कीमत यानी प्राइस और पूर्ति की मात्रा यानी क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रिलेशन होता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो
इसकी मात्रा भी क्या होता है, बढ़ती है, तथा जब वस्तु की कीमत कम होती है तो पूर्ति की मात्रा भी कम होती है। अब इसका परफेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम लोग एग्जाम में। ठीक है, आप आशा करते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। सेशन पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसकी मात्रा भी क्या होता है दोस्तों, बढ़ती है। अभी हम लोगों ने देखा जब कीमत कम होती है तो पूर्ति भी क्या होती है, मात्रा गिरती है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, देखिए कीमत जब बढ़ रहा है तो सप्लाई को भी क्या कर दिया जा रहा है, उत्पादक के द्वारा बढ़ा दिया जा रहा है, और जब कीमत में कमी हो रहा है तो सप्लाई यानी पूर्ति को भी क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपने अभी देखा दो चीज़, पहले में यहाँ हिंदी में लिखा है अन्य बातें और इंग्लिश में लिखा है अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अदर फैक्टर कांस्टेंट भी कभी कभी एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसे हालांकि इस प्रश्न में नहीं लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि उसका अन्य बातें क्या है या मान्यताएं क्या है, ठीक है, अजम्पशंस क्या है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसकी मान्यताएं क्या है, अन्य बातें, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। पहला क्या है दोस्तों, फार्म की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ फार्म्स। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड देख लेते क्या है, संसाधनों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या है, सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी। ये चार एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, जिसे आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आशा करते हैं ये पूर्ति का जो कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उत्पादन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों उत्पादन जो है एक वस्तु की दूसरे वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को हम उत्पादन कहते हैं। जैसे कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करना ही उत्पादन कहलाता है, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जैसे दूध से क्या बनता है, रसगुल्ला। दूध से क्या बनता है दोस्तों, रसगुल्ला। फिर आलू से आलू चिप्स, आलू चॉप। ठीक है, कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ गया सबका ऐसे समझाने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो कच्चे माल को तैयार माल में बदलने या परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन अगर उत्पादन का पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उत्पादन के लिए लिखना होगा क्या, किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, सामान्य शब्दों में क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्पादन के कारक की सहायता से कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स आपको दिखाई मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स क्या होता है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। उत्पादन के कारक यानी प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या क्या होता है, पहले के वीडियोस में भी आपको बताया गया। लैंड यानी भूमि, लेबर श्रम, कैपिटल पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी, जिसे हम ऑनर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑनर भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ऑनर का भी होना जरूरी है, मतलब हमारे पास लैंड है, ठीक है, लेबर है, कैपिटल है। ठीक, अगर हमारे पास ऑनर या एंटरप्रेन्योर साहसी नहीं है तो अगर उसके निर्देश के बिना काम होगा तो सारा काम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसके निर्देश के बिना काम ना होने पर सारा काम मेरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों दो नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। पहला आगत, ठीक है, पहला आगत और दूसरा निर्गत। आगत दैट मीन्स इनपुट और निर्गत दैट मीन्स आउटपुट। ठीक है, तो
इनपुट दैट मीन्स क्या दोस्तों, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और आउटपुट दैट मीन्स फिनिश गुड्स या यूनिट प्रोड्यूस यानी तैयार माल जो मिला, ठीक है। तो इनपुट रॉ मटेरियल जो है दोस्तों, जो हम लोग लगाते हैं चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे आलू लगाएं आलू चिप्स को बनाने के लिए, और उस आलू को चिप्स बनने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो चिप्स बनकर निकला यानी जो मिला वो क्या मिला, चिप्स मिला, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट प्रोड्यूस। इसे समझाने के लिए लिया गया है इसे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग समझ लेंगे कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि उत्पादन फलन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो उत्पादन फलन हमें बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादन के साधनों के परिवर्तन से उत्पादन के आकार में किस प्रकार, ठीक है, और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है। साधनों इनपुट्स एवं उत्पादनों आउटपुट्स के फलनात्मक संबंध दैट मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप को उत्पादन फलन कहा जाता है। इसका अभिप्राय प्रयोग में लाए जाने वाले आगतों यानी इनपुट्स तथा इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले निर्गत यानी आउटपुट्स के बीच का भौतिक संबंध है, ठीक है। अब अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दैट मीन्स आउटपुट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स इनपुट्स, ठीक है। इसे एक मैथमेटिकल रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। QX इक्वल्स टू F अंडर ब्रैकेट ABCD, ठीक है, वेयर QX दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, ठीक है, यानी वस्तु X के भौतिक उत्पादन की मात्रा। F दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, फंक्शन यानी फलन, ठीक है, और ABCD जो आपने देखा वो क्या हो गया, वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के विभिन्न साधन। तो आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है दोस्तों, एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होता है, व्हाट इज अ मार्केट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाजार यानी मार्केट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है। दोस्तों मैंने एक बार किसी स्टूडेंट से ऐसे ही पूछ लिया कि आप बाजार का मतलब क्या समझते हो, तो उसका आंसर था क्या कि ऐसा जगह जहां अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, भिंडी ले लो, आलू ले लो, मछली ले लो। आप लोग ऐसा कुछ आंसर एग्जाम में मत लिख के आना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बाजार को एक ऐसी क्रियाओं के सहयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक क्रेता, ठीक है, यानी बायर्स तथा एक विक्रेता यानी सेलर्स किसी वस्तु के क्रय परचेज अथवा विक्रय सेल के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्तों, द मार्केट कैन बी डिफाइंड एज द एसोसिएशन ऑफ एक्शंस बाय विच अ बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर द परचेज और सेल ऑफ एन आइटम, ठीक है, और कमोडिटी। दोस्तों वर्तमान समय में बाजार का किसी निश्चित स्थान में होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जब से ई मार्केटिंग यानी ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हो गया है, ठीक है। यानी मार्केट का मतलब अभी नॉट फिक्स्ड प्लेस है। तो बाजार जो होता है वहाँ क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों जहाँ सेलर्स एंड बायर्स आपस में मिलते हैं, जहां सेलर्स और बायर्स क्या होता है आपस में मिलते हैं, यानी क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज द्वारा अपनी ज़रूरतों यानी नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं के द्वारा अपनी जो ज़रूरतें हैं वहाँ पूरा करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल एंड परचेज, ठीक है, जहाँ कुछ ना कुछ खरीदा और बेचा जाता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि बाजार संतुलन क्या है, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। तो एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जहां एक बाजार की मांग यानी डिमांड और पूर्ति आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, मतलब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर एक बाजार की मांग यानी डिमांड
पूर्ति सप्लाई के क्या हो, बराबर हो, मतलब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है दोस्तों, मार्केट इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको डिमांड कर्व यानी मांग वक्र और सप्लाई यानी पूर्ति वक्र को जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले उसे समझ लेते हैं, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है डिमांड कर्व। ठीक है, आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख लीजिएगा, एक आंसर मैं बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग का नियम। ठीक है, मांग का नियम हमें क्या बताता है? मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत यानी प्राइस तथा मांगे की मात्रा यानी क्वांटिटी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। इस तरह हम बोल सकते हैं डिमांड में आपका क्वांटिटी और प्राइस के बीच क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आप जैसा कि डिमांड कर्व के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब वस्तु की कीमत आपका क्या था, 50 रुपये था, तो हम उसका कितना यूनिट खरीद पा रहे थे, 100 यूनिट। ठीक है, जैसे वस्तु का कीमत घट कर कितना हो गया, 10, तो हम उसका कितना यूनिट खरीद पा रहे हैं दोस्तों, अभी 500 यूनिट। यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका क्वांटिटी क्या होता है, घट जाता है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसका क्वांटिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये बताता है इनवर्स रिलेशनशिप को। और जो डिमांड कर्व होता है दोस्तों वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी मांग वक्र हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। ठीक है, मांग वक्र क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग आगे जान लेते हैं पूर्ति वक्र। और मांग वक्र कैसा होता है, एक क्वेश्चन आपका शायद ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व। ठीक है, पूर्ति में जितनी कीमत कम होगी विक्रेता उसे बेचने के लिए कम प्रेरित होगा क्योंकि उसे लाभ यानी प्रॉफिट कम होगा। जितनी कीमत ज़्यादा होगी उतना ही विक्रेता उसे बेचने के लिए ज़्यादा प्रेरित होगा। इसका मैंने आपका पूरा अच्छा तरह से पिछले क्वेश्चन में समझा दिया गया है। आप लोग यहाँ सप्लाई कर्व को भी समझ चुके होंगे। ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। जब हम इन दोनों वक्रों को समझ लेते हैं तब हम तीसरा ग्राफ की बात करते हैं। तीसरा ग्राफ दो ग्राफों का सम्मिश्रण है। ठीक है, इन द अबव डायग्राम डी डी इज अ डिमांड कर्व, डी डी इज अ डिमांड कर्व। ठीक है, एंड एस एस इज अ सप्लाई कर्व। ठीक है, बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ई विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, डी इक्वल्स टू एस। दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाजार संतुलन कहते हैं। ठीक है, जहां डी इक्वल्स टू एस यानी मांग बराबर है सप्लाई का, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई यानी मांग बराबर है पूर्ति का। ठीक है, इसे हम लोग अच्छा तरह से समझ लेते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल डेटा के द्वारा। यहां देख सकते हैं जब वस्तु की कीमत कितना था दोस्तों, 10 रुपये। ठीक है, जब वस्तु की कीमत 10 है तो क्या हो रहा है, डिमांड कितना है दोस्तों, 500, और सप्लाई कितना हो रहा है, 100। जब वस्तु की कीमत 20 है तो फिर डिमांड कितना हो जा रहा है, 400, और सप्लाई कितना कर रहे हैं हम लोग, तब 200। ठीक है, एक ऐसा बिंदु है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। जब वस्तु की कीमत 30 रुपये है दोस्तों, ठीक है, तो डिमांड भी 300 है और सप्लाई भी 300 है। इसी को हम कहते हैं क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत जब 40 रुपये हो रही है तो डिमांड कितना हो रहा है, 200, और सप्लाई क्या कर दिया जा रहा है, 400 बढ़ा दिया जा रहा है। जैसे वस्तु की कीमत क्या हो रहा है आपका 50, तो सप्लाई डिमांड कितना हो जा रहा है, 100, यानी तब सप्लाई को क्या कर दिया जा रहा है, 500 कर दिया जा रहा है। यानी ये दोनों चीज़ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, जब वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो सप्लाई को क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। यानी यहाँ कौन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। आज जब डिमांड कम होता है सप्लाई से तो उसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सेस सप्लाई कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो मार्केट इक्विलिब्रियम
ग्राफ है उसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे दिखाएंगे उसको। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस 10 और 20 रुपये दोनों पर डिमांड ज़्यादा है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 10 और 20 पर दोस्तों कौन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड यानी अधिमांग। इसे क्या कहेंगे हम लोग, अधिमांग यानी एक्सेस डिमांड। और इधर देख सकते हैं कि प्राइस जब 50 और 40 रुपये होती है तो कौन ज़्यादा है दोस्तों, सप्लाई, ठीक है, जिसे हम कहेंगे एक्सेस सप्लाई, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक्सेस सप्लाई। और एक ऐसा बिंदु जहाँ पे मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर होती है, यानी ये भी 300 है और ये भी 300, ठीक है, डिमांड 300 तो सप्लाई भी जो पूर्ति किया जा रहा है वो भी 300 किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस बिंदु को कहते हैं हम लोग क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जब इधर क्या है आपका एक्सेस हो गया, आपका एक्सेस सप्लाई, और इधर हो गया आपका एक्सेस डिमांड। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नीचे मैंने लिख दिया है, देख लीजिए क्या लिखे हैं। ई दैट मीन्स क्या लिखे फिगर में, इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट मीन्स संतुलन बिंदु। पी स्टार दे के लिखा गया, उसका मतलब क्या, अभी ये बताया कि वो क्या था, संतुलन कीमत था। और ई स्टार दे के लिखा गया यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी संतुलन मात्रा। और ए टू बी पॉइंट जो हमने मिलाया उसको क्या कहा, अधिमांग। और सी टू बी डी पॉइंट जो मिला है उसे क्या कहा गया, एक्सेस सप्लाई यानी अधिपूर्ति, ठीक है। तो इसके बारे में भी अगर आप एग्जाम में लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि संतुलन कीमत क्या है, ठीक है। तो संतुलन कीमत वह कीमत है होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति के क्या होती है, बराबर होती है। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। द प्राइस डिटरमाइंड corresponding टू मार्केट इक्विलिब्रियम इज नॉन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। संतुलन मात्रा क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वस्तु की वह मात्रा जो संतुलन कीमत पर खरीदी या बेची जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संतुलन मात्रा कहते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। द corresponding क्वांटिटी टू मार्केट इक्विलिब्रियम इज नॉन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। और ये दोनों तो आपको समझाया गया कि जब बाजार मांग पूर्ति से अधिक हो, यानी ए टू बी पॉइंट में आप लोगों ने देखा उसे क्या कहा, एक्सेस डिमांड, ठीक है। और जब पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई। आशा करते हैं दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मैंने कहीं कहीं ग्राफ में रेड पेन का यूज़ किया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एग्जाम में रेड कलर पेन का यूज़ नहीं कीजिएगा। मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ रेड पेन का यूज़ किया है, आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। एक बाजार संतुलन की अवस्था में कब होती है, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार संतुलन से तात्पर्य दोस्तों ऐसी स्थिति से है जहां वस्तु की मांगी गई मात्रा, जहां वस्तु की मांगी गई मात्रा, ठीक है, तथा पूर्ति की गई मात्रा समान होती है। अन्य शब्दों में बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां अधिमांग यानी एक्सेस डिमांड तथा अधिपूर्ति एक्सेस सप्लाई आपस का वैल्यू हमेशा क्या होता है, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाजार संतुलन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी बिकम्स इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। यहाँ मैंने फिगर बना दिया है, यहाँ पे आप लोग रेड पेन का आप लोग यूज़ नहीं कीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आशा करते हैं अब तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया आपका सारा को बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन से लेकर इनसे रिलेटेड प्रश्नों से लेकर सभी तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों सेक्शन सी सेट 1 का आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का अब कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। जब आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चंस में आपको रटने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिए इस वीडियो पर ताकि मैं आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।